नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। और इसमें हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 5 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का हमारा जो प्रश्न है वो भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है उसको बताना है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। और देखिए, ये सब प्रश्न को कराने के पीछे का हमारा उद्देश्य वही है कि आप लोगों का जो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के जो एक भय है वो खत्म हो। और कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एंड करना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, उसके बारे में हम यहाँ कुछ आपको बता सके। तो सबसे पहले देखिए कि एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यहाँ देश की लगभग 16.5% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है और इस प्रकार यह देश के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का परिचय दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भाई चौथा बड़ा राज्य है, 16.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब किसी भी देश की इतनी बड़ी जनसंख्या यही निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है एक चौथा बड़ा राज्य है। अब सबसे जो पहला इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। और देखिए, आप लोगों को भी मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से थोड़ा सा हेडिंग, मतलब ये नहीं है कि आप पेन बदल करके हेडिंग दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप बार बार पेन बदलिए। लेकिन एक ही पेन से लिखिए, ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ऐसे लिख करके और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और फिर नीचे इसी तरीके से पॉइंट बनाइए। क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग करने के कुछ बुनियादी शर्त होते हैं और जब तक आप उन शर्तों को फुलफिल नहीं करेंगे और उसके बाद यदि आप सोच रहे होंगे कि हम बिना फुलफिल किए ही जो है बहुत अच्छा अंक पा जाएंगे, तो नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो शर्त है कि आप जो है प्रश्न को ठीक से समझिए। फिर दूसरा है कि प्रश्न के कितने डायमेंशंस है, मतलब प्रश्न को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। तो वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका एक माइंड मैप बनाना होगा कि आपको कैसे कैसे आंसर राइटिंग करनी है। और यही माइंड मैप जो है आपके उत्तर में क्रमबद्धता को लाएगा, क्योंकि उत्तर लेखन में क्रमबद्धता जो होती है वो बहुत अनिवार्य शर्त होती है। फिर जब आप क्रमबद्ध रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे और प्रत्येक टॉपिक को मतलब जो भी डायमेंशन से आप कवर करेंगे, तो विश्वास मानिए। और साथ ही साथ सॉरी, एक दो पॉइंट और इसमें है कि आप जो है स्पष्ट लिखिए, मतलब आपके लेखन में प्रवाह हो। ये नहीं है कि हलंत कामा बिंदी सबका कुछ प्रयोग ही मत करिए, बस लिखते जाइए, ऐसा नहीं है। पैराग्राफ छोटा छोटा बनाइए। ये सारी चीजें यदि आप फुलफिल कर रहे हैं और प्लस में यदि थोड़ी सी आपकी राइटिंग अच्छी है, तो विश्वास मानिए आपको मेंस पास करने की में कोई नहीं रोक सकता है, भले ही आपकी उस विषय वस्तु पे जानकारी कम है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी जानकारी वाले बच्चे मेंस नहीं पास कर पाते हैं और बहुत कम जानकारी वाले बच्चे जो है वो मेंस में बहुत अच्छा कर जाते हैं। उसका यही कारण है कि उनको लिखने आता है। और आपकी जो परीक्षा है वो आपके ज्ञान को तो देखती है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा आपके स्किल को देखती है कि आपका समय प्रबंधन ठीक है कि नहीं ठीक है, कि मतलब आप प्रश्न छोड़ के तो नहीं आ रहे हैं, आप प्रश्न को टू द पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि जनरली बच्चे करते क्या है, वो इस तरीके से आंसर राइटिंग कर देते हैं कि एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं कि देखो मैंने तो लिख दिया, अब तुमको दम हो तो तुम पढ़ो और उस हिसाब से हमको अंक दो। और विश्वास मानिए, यदि एग्जामिनर को ये लगा कि यदि बकवास कर रहा है और इस स्तर पे आकर के आपका ये बकवास चलेगा भी नहीं, भूल जाइए कि आप लोगों की कॉपी कायदे से नहीं चेक होती है, या आप भूल जाइए कि यहाँ जो है पेज भर के आएंगे नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ध्यान से एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। और अगर आप वहां कुछ भी बकवास करेंगे तो आपके लिए और भी घातक होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें जो मैंने पीछे बताई हैं इनको इंक्लूड करिए और फिर देखिए रिजल्ट। तो चलिए, तो सबसे पहला, सामाजिक सांस्कृतिक विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। चूंकि प्रदेश में सभी धर्मों एवं बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं, अतः धार्मिक सहिष्णुता का अनूठा मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है।
भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में कथक की उत्पत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। क्योंकि आप यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों को बता रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट बताए कि जो उत्तर प्रदेश है भाई, वो बहुत जो है भाषा भाषी लोग हैं। यहाँ देखिएगा कि इधर ब्रज क्षेत्र है तो उधर अवध क्षेत्र है, अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। तो इतनी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। फिर यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ जो है आपसी सौहार्द को ये चीजें दिखाती है। फिर दूसरा पॉइंट में आप बता रहे हैं कि जो भारत के में 8 जो प्रमुख जो 8 शास्त्रीय जो हैं नृत्य हैं, उसमें जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में कई उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू। मतलब ये जो 22 भाषाएं हैं, इनमें उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हिंदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषी ये बेल्ट ही है। फिर यहाँ संस्कृत भी बोली जाती है और यहाँ उर्दू भी प्रचुर मात्रा में बोली जाती है। तो ये चीजें आप दिखाएंगे सांस्कृतिक योगदान के तहत। फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय वास्तुकला का भी जो है वो समृद्ध इतिहास रहा है। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट। तो उसके तहत आप बताएंगे कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर और अवध जो क्षेत्र है आदि में इस तरीके के देखे जा सकते हैं। भाई आगरा का जो किला है, या आगरा का जो ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी के जो अकबर द्वारा निर्मित कराए गए जो भवन है, फिर इसी तरीके से जौनपुर में आप देखेंगे, या अवध क्षेत्र में फैजाबाद या लखनऊ में जो इमामबाड़े हैं। तो ये सब जब आप देखेंगे तो एक समृद्ध विरासत आपको देखने को मिलेगी। फिर जो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है वो है आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जीडीपी, उत्तर प्रदेश जो है वो देश की जीडीपी में 8% से अधिक का योगदान देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जीडीपी में जो उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो 8% का है। और चूंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है एवं सस्ता श्रम उपलब्ध, अतः यहाँ उद्योगों के विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं। साथ ही साथ एक बड़ा बाजार भी है। भाई देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमने पहले ही बताया है कि यहाँ देश की 16.5% आबादी रहती है। मतलब देश की सर्वाधिक आबादी यहीं रहती है। करीब करीब 24 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और हमारी जनसंख्या की एक खासियत ये है कि यहाँ जो है जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सरप्लस है, मतलब कार्यशील जनसंख्या है। मतलब जनसंख्या के लाभांश की स्थिति में हम है। और इन जनसंख्या के लाभांश में यदि देखा जाए, अगर इनको हम पर्याप्त मात्रा में स्किल दे दिया जाए, इनको थोड़ा सा सिखा दिया जाए काम को लेकर के, तो यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ हैं। फिर पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। काशी, अयोध्या, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि पर्यटन स्थल देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। अब आप देख ही रहे होंगे कि अभी अयोध्या जी का मंदिर बना है, और अभी मुझे जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे एक फ्रेंड है वहाँ सुरक्षा ड्यूटी में है। वो बताते हैं कि मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है, मतलब कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लोग कम जा रहे हैं, बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से लोग दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से काशी का वही है कि जो धार्मिक पर्यटन है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हेरिटेज है वो भी हमारे यहाँ काफ़ी फल फूल रहा है। भाई ताजमहल उजमहल में लोग बहुत जाते हैं। जो फतेहपुर सीकरी है, आगरा, आप देख ही रहे होंगे कि जो है ये इंटरनेशनल पर्यटन को मतलब जो है आकर्षित करता है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, हमारे संस्थान द्वारा जो है नए बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के, जिसमें हम जीएस पेपर 1 का बैच दे रहे हैं जो मात्र 999 रुपये में है। और यदि आप हमारा संपूर्ण पैकेज लेंगे, मतलब जिसमें पेपर 1 से लेकर के 6 तक है, तो उसकी जो फीस है वो 4,999 रुपये है। आपको यदि इससे संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे।
इसके तहत हम इतना ही बताएंगे कि आपको जो है प्रत्येक दिन आपको प्रश्न दिया जाता है और आपको इसी तरीके से पीडीएफ में भेजना होता है और संस्थान द्वारा प्रॉपर वे में मार्किंग की जाती है और जो कमी रहती है वो बताई जाती है और उसके बाद सेम डे ही इस तरीके से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है अपना मॉडल आंसर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अधिक जानकारी के लिए चूंकि मैंने पीछे नंबर बताया है, ये आप लोग वहाँ संपर्क कर सकते हैं। फिर देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मांस उद्योग आदि हेतु सर्वाधिक कच्चा माल उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह फलों एवं खाद्यान्नों के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब अर्थव्यवस्था को हम बता रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था के तहत अब आप दिखाइए कि चूंकि भारत में जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो खाद्य के प्रोडक्शन में वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसी के तहत यहाँ का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो भी काफ़ी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश सारी भारत के विकास में। फिर उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल, जल परिवहन आदि आधारभूत संरचनाओं का बेहतर विकास हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में जो है वो तीव्रता आई है। और इसी कारण से यदि भारत जो है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का लक्ष्य रख रहा है तो उत्तर प्रदेश उसमें 1 ट्रिलियन का सहयोग देने की बात कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक महत्व को दिखाता है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, और देखिए आपको भी अपने मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से बताना है। ऐसा नहीं है कि बस अर्थव्यवस्था को उठाया और उसी पे लिख के आ गए और आप सोच रहे होंगे कि हम तो खूब बढ़िया 2 पेज में लिख के आए हैं, हमको तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यही होता है कि आपको मतलब हर डायमेंशंस पे लिखना, क्योंकि अगर आप भाई ऐसा तो है नहीं कि आर्थिक क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश की भूमिका है, भाई सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है। तो सारी चीज़ों को जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपको अंक नहीं मिलेगा। तो अब राजनीतिक क्षेत्र में बताइए उत्तर प्रदेश का योगदान। तो देश की संसद में सर्वाधिक सांसद मतलब 80 उत्तर प्रदेश से आते हैं और इसी तरह राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। और इस बार तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व की जानकारी तो हो ही गई होगी कि उत्तर प्रदेश कितना राजनीतिक रूप से देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्योंकि मोदी जी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो अगर धाराशायी हुआ है तो उसमें अगर किसी एक प्रदेश की सबसे ज्यादा भूमिका आप देखेंगे तो वो कौन है, वो उत्तर प्रदेश है। कि जहां इसके पहले 80 सीटों में 70, 72, 73 तक जो एनडीए पाती थी वो इस बार घट करके वो 37 या 38 पे आ गई है। तो सोच लीजिए कि कितना कमी आई है। और ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को भी बताता है और इस बार इसने अपने राजनीतिक महत्व को साबित भी कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देश की कैबिनेट में बड़ी संख्या इन सांसदों की भागीदारी है, अतः नीति निर्माण में उत्तर प्रदेश महती भूमिका निभाता है। मतलब भाई अगर आप देख रहे हैं कि 80 सांसद यहाँ से चुन के जाते हैं तो अगर सरकार बनती है तो इनमें सरकारों में भी इनकी भागीदारी होती है। तो इस प्रकार देश के नीति निर्माण में उत्तर प्रदेश के जो सांसद है, जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आप इसकी भी चर्चा कर दीजिए। फिर वर्तमान प्रधानमंत्री सहित कुल 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही थे। इसी तरह रामनाथ कोविंद संवैधानिक पद को सुशोभित किया। मतलब आप बता रहे हैं कि जो वर्तमान में हमारे जो पीएम हैं, भाई कहने को तो ये गुजरात के हैं, लेकिन जब बनारस जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम माँ गंगा के पुत्र हैं, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। और कहीं न कहीं ये राजनीतिक महत्व को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी अपना जो संसदीय क्षेत्र है वो गुजरात को छोड़ करके पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो 2 सीटों पे लड़ा था 2014 में, आप लोगों को यदि याद होगा तो। और ये दोनों सीट पे जीतते हैं, लेकिन अपनाते किसको हैं, काशी को अपनाते हैं। गुजरात वाली सीट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। और इस बार वही उत्तर प्रदेश थोड़ा सा माँ गंगा जो है मोदी जी से रूठ गई, उधर राम भगवान भी थोड़ा सा कुछ रूठे नजर आए, क्योंकि अयोध्या में भी जो है वो भाजपा हार गई। और अयोध्या में भाजपा का हारना, हालांकि कई कारणों से भाजपा हारी है,
लेकिन विपक्षियों को तो एक मौका मिल गया, अब वो उसको खूब कैश करा रहे हैं। और इस समय आप संसद में देख रहे होंगे कि जो वहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो फ्रंट सीट पे बैठते हैं, मतलब वो राहुल जी और इनके अरे अखिलेश जी के साथ में बैठते हैं। वो इसलिए दिखाया जाता है कि देखिए आप से जो है वो भगवान राम भी रूठे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मध्यम मार्ग होना चाहिए, और अपने भाषा पे भी संयम होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आप 400 आप बेहतर काम करेंगे, जनता आपको 400 भी दे देगी, लेकिन अपने से इस तरीके का स्लोगन वो बैक फायर किया। और कुछ नीतियां भी रही भाजपा की, मतलब उसमें जो मुझे लगता है कि जो संविधान को लेकर के इनका जो स्टेटमेंट था, जो वहाँ के सांसद लल्लू सिंह ने ही सबसे पहले उठाया था कि संविधान बदल देंगे। और इसको जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, या देश में अन्य पार्टियां, चाहे ममता जी की पार्टी हो या बिहार में लालू जी की पार्टी हो, तो इन लोगों ने जो है वो पिछड़े और जो दलित वर्ग है उनमें ये मैसेज देने में सफल हो गए कि जो है यदि इस बार भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। हालांकि संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, और यदि इस तरीके का कोई तुगलकी जो है डिसीजन सरकार ले भी ले, कोई भी सरकार ले ले, हमें एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, कल को इंडी गठबंधन भी ले सकता है, तो क्या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, उसकी समीक्षा करेगी, और वो अगर संविधान के इतर जा रहा है, संविधान की मूल भावना के विरोध में जा रहा है, तो खारिज कर देगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में एक माहौल होता है, और वही माहौल जो है ये बनाने में कामयाब रहे। ये सारी चीजें चली, थोड़ा सा विषेत्तर हो गया। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ देश में जो अब तक जो है 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश दे चुका है, राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश दे चुका है। और यदि अतीत की बात करें तो महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल, हर्ष के समय तक यह प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है। मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल में भी यहाँ जो महाजनपद हैं, सबसे ज़्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे, मौर्य काल में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, गुप्तों के समय में भी रही है, और हर्ष के समय में तो इसकी कैपिटल ही जो है वो कन्नौज रही है। तो ये इसके प्राचीन महत्व को दिखाता है। यदि आप मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल में भी, यदि सारी सल्तनत में भी देखते हैं, सल्तनत में भी इसकी भूमिका रहती है। और मुगल काल में भाई मुगलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, वो आगरा थी, तो मुगल काल में भी इसकी भूमिका दिखती है। और फिर अगर आज़ादी की लड़ाई की बात किया जाए तो 1857 का जो विद्रोह है वो उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ होता है, ये अपने आप में। और 1857 के विद्रोह को अगर बहुत व्यापकता कहीं मिली है तो वो उत्तर प्रदेश में ही मिली है, उसके बाद कुछ हद तक बिहार में मिली है। तो आप सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण स्टेट, कितना अवेयर स्टेट रहा है। फिर इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से भी भारत के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। देखिए आपने इतनी चीजों को तो बता दिया, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसा, भाई 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है, तो सब तो आप नहीं बता सकते, लेकिन यही आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आपको अपने निष्कर्ष में ये दिखा देना है कि किस तरीके से शिक्षा में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी, या फिर यहाँ छूट रहा है पर्यटन में दिखा दीजिए, खेल में दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपनी भूमिका को जो है वो निभा रहा है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, अभी जाइएगा नहीं। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं इसका PDF अवेलेबल करा देंगे, साथ ही साथ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी, और वो भी निःशुल्क दी जाती हैं हमारे संस्थान द्वारा। और ये हमारे समृद्धि IAS का YouTube चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे भी जुड़िए, क्योंकि टाइम टू टाइम हम यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते रहते हैं। और लास्ट में, अच्छा नंबर तो दिया ही नहीं गया इसमें, तो ठीक है, अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो हमारे संस्थान का नंबर मैंने पीछे बताया है, तो आप उस पर जो है संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।